वीज़ा ऑफिसर जब वीज़े को अप्रूव या डिनाई करने का डिसीजन कर रहा होता है, तो उस टाइम वो किन चीज़ों को कंसीडर कर रहा होता है? कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आम तौर पे आप करते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर देखने में इस तरह आता है कि एक यूके का या यूएसए का या कनाडा का या शेंजन का किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ है। लेकिन रिफ्यूज़ल के बाद आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, उससे मशवरा करते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं, डिटेल में उसके साथ आप एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप दोबारा से रीअप्लाई करते हैं। तो उसके बाद जो है आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाता है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है हमारे से पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्या है कि फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स भी हमने सेम ही लगाए थे, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था और हमने वही प्रोफाइल, वही बैंक स्टेटमेंट और उसके बाद जो है वो आपने उसको थोड़ा-सा जो है वो रिफ़ाइन किया है, उसको थोड़ा-सा जो है उसको बेहतर किया है, तो वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। तो ये क्या वजह होती है कि इस तरह का जो वीज़ा जो पहले रिफ्यूज़ हुआ हुआ था और नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा रिफ़ाइन करके अप्लाई किया, थोड़ा बेहतर करके अप्लाई किया तो वो वीज़ा अप्रूव हो गया। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ताकि ये है कि जो वीडियो देखे और उसको ये चीज़ें कम से कम समझने में आसानी हो कि एक वीज़ा ऑफ़िसर जब वीज़े को अप्रूव या डिनाई करने का डिसीजन कर रहा होता है, तो उस टाइम वो किन चीज़ों को कंसीडर कर रहा होता है और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आम तौर पे आप करते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ और वीज़ा अप्रूव या एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। लेकिन ये स्पेसिफ़िक मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं, वो कहते हैं लक की गेम है, फर्स्ट टाइम नहीं वीज़ा अप्रूव हुआ, नेक्स्ट टाइम किया तो वो अप्रूव हो गया। लेकिन लक इसमें बिल्कुल मैटर शायद कर रही हो, लेकिन इसमें जो आपका जो प्रोफ़ाइल है, उसको आपने जिस तरीके से डिफेंड किया है, जिस तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से आपने उसको एज़ पर इमिग्रेशन एंड वीज़ा रूल्स आपने वहाँ पे उसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसीजन के ऊपर जो है इनका इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो इसमें जो है ये कभी भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसमें आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल जो है अच्छा है, जेन्युइन है और आपका यहाँ पे एक स्टेबल बैकग्राउंड है, अच्छी आपकी प्रोफाइल है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं और आपके यहाँ पे टाइज़ स्ट्रॉन्ग हैं, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो एक वेल प्रिपेयर्ड है और प्रॉपर्ली डिफाइंड है, तो आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव होना चाहिए। अब इसमें जो है बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स होते हैं जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन हमारी नज़र में उनकी प्रोफ़ाइल जब हम देखते हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा होता है कि इसकी प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग जो है इसका वीज़ा अप्रूव होना चाहिए था। जब हम उसका रिफ्यूज़ल देखते हैं, उसकी हम प्रीवियस एप्लीकेशन देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इसका वीज़ा जो है वो किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है और कहाँ पे जो है ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो वीक रह गई थी। उसमें जो है कुछ ऐसी एरर्स हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आम तौर पे लोग कर देते हैं और उसकी वजह से जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो उसमें एक तो ये है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। कोई आपने फैक्ट डिस्क्लोज़ किया है, कोई आपने जो है वो अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट दी है, कोई भी चीज़ बताई है, तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक और मिस्टेक है कि उसमें आप अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं। इसके ऊपर अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाना कितना गलत है और उसका कितना नुकसान हो सकता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स अननेसेसरी होते हैं।
तो इसमें जिनकी ज़रूरत नहीं है वो लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे आप अपने केस को कॉम्प्लिकेटेड भी कर रहे हैं, वीज़ा ऑफिसर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, और उसमें आप आगे आगे फिर एक डॉक्यूमेंट गलत लगाएंगे, उसको डिफेंड करने के लिए आपको 10 डॉक्यूमेंट और लगाने पड़ेंगे। तो इस वजह से कभी भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। उसके अलावा अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट हैं, अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे एम्बेसी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो बेशक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, बेशक जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके फैक्ट के साथ लिंक है, आपने उसे एज ए एविडेंस लगाया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऐसी कंडीशन में है कि वो उसको एम्बेसी रिकग्नाइज ही नहीं करती। तो अब कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको रिकग्नाइज नहीं करती? हो सकता है वो ट्रांसलेट ना हुआ हो सकता है वो ऐसा डॉक्यूमेंट हो कि उसको कोई बॉडी ओन ना करती हो। तो इस वजह से जो है ये अनरिकग्नाइज डॉक्यूमेंट हो गए। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, तो वो आप ज़रूर देखें। उसके अलावा वीक फाइनेंशियल्स होते हैं, वीक फाइनेंशियल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये जितने भी टॉपिक हैं इन सारों के ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। और वीक फाइनेंशियल जो है इसको आमतौर पर लोग समझते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है कम अगर हो तो ये वीक फाइनेंशियल्स होता है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट कम भी अगर हो, लेकिन आपकी अगर जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रॉपरली डिफाइंड किया हो तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हो जाते हैं, वो वीक फाइनेंशियल्स नहीं रहते। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है और अच्छी बैंक स्टेटमेंट है आपकी, जो है वो बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शंस को अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो वो वीक फाइनेंशियल्स हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल्स वीक या स्ट्रॉन्ग होने का ताल्लुक आपके बैंक बैलेंस से नहीं है, आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके साथ है कि आपके जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो किधर से आ रहे हैं। उसके अलावा जो एविडेंसेस हैं उधर से आपका केस वीक होता है, आपने प्रॉपरली एविडेंसेस जो है अटैच नहीं किए होते। उसके अलावा ट्रैवल पर्पस है वो क्लियर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसकी वजह से भी आपका केस जो है वो वीक हो जाता है। उसके अलावा आपके जो होम कंट्री के साथ टाइज हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसकी वजह से आपका केस वीक हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव होता है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो लक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता, आपकी अपनी प्रोफाइल होती है और सेम वही एविडेंसेस होते हैं, लेकिन उनको डिफाइन करना और उन एविडेंसेस को देखना कि कौन सा एविडेंस जो है ये आपके काम आएगा, कौन सा नहीं काम आएगा, कौन सा इसमें होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर वर्किंग होती है जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है अप्रूव होता है। तो इसमें मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो, वैसे तो कोशिश ये करें कि फ़र्स्ट टाइम ही आप जब अप्लाई कर रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें, किसी एक्सपर्ट के थ्रू केस तैयार करवाएं और अप्लाई करें। और उसमें आप ये देखें कि उस एक्सपर्ट का प्रोफाइल क्या है और वो इमिग्रेशन रूल्स और वीज़ा लॉज जो हैं उनको कितना समझता है, क्योंकि ये वीज़ा रूल्स और इमिग्रेशन रूल्स जो हैं ये हर दूसरे दिन चेंज हो रहे होते हैं, तो इसके साथ अपडेट रहना बड़ा ज़रूरी है। तो जो लॉ को समझता हो बंदा, आप ज़रूर उसके साथ राब्ते में रहें, उससे कंसल्ट करें। और दूसरा उसमें ये है कि इमिग्रेशन लॉ जो है वो उसका एक्सपर्ट हो। दूसरा ये है कि उसमें आप जो अपना केस तैयार करें उसमें कोई भी गलत चीज़, गलत बयानी ना करें, जो आपका रियल प्रोफाइल है उसको डिफेंड करें। उसमें आप इस चीज़ को छोड़ दें कि आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, आपका जो है वो कोई बहुत ज़्यादा उसमें पैसे होने चाहिए, आप बाहर से पैसे लेके उसमें रखवा दें, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। जो आपका ओरिजिनल प्रोफाइल है, जो आपकी ओरिजिनल इनकम आ रही है, बिजनेस से आ रही है, जॉब से आ रही है, उसको आप डिफेंड करें। और उसके अलावा जो इमिग्रेशन और वीज़ा रूल्स हैं उसके अंदर अंदर रह के और आपकी जो प्रोफाइल है उस के अंदर रह के उस केस को डिफेंड करें। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी फिर आपका ये है कि केस जो है वो अच्छा तैयार होगा। और अगर रिफ्यूज़ल भी है तो फिर भी आप कोशिश करें कि आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें और उसके साथ कंसल्ट करके आप केस अप्लाई करें, ताकि ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपका केस तैयार हो
ताकि ये है कि आपका केस जो है उसका रिफ्यूज़ल जो है वो वीज़ा ऑफिसर के लिए रिफ्यूज़ल का डिसीजन करना मुश्किल हो। उसको जो है वो रिफ्यूज़ करने के लिए भी कोई रीज़न देनी पड़े। जब आपका केस जो है वो वीज़ा रूल्स के मुताबिक बना ही नहीं होगा, फिर तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज़ कर देगा। लेकिन ये है कि अगर आपका केस जो है वो प्रॉपरली वीज़ा रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार हुआ होगा, फिर उसको ये है कि रिफ्यूज़ल करने में भी मुश्किल होगी। आप अपना केस हमेशा किसी एक्सपर्ट के थ्रू अप्लाई करवाएं, ताकि ये है कि कल को जो है वो उसमें जब भी उसका डिसीजन आए तो पॉजिटिव डिसीजन आए।